बोलेंगे वो होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग मेहनत किया है, तो कई लोगों का कंप्लेन था कि सर टेस्ट का पढ़ाई खूब करें हैं तो टेस्ट हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट होना तो हो जाए, क्या दिक्कत है। तो अभी हम क्लास पढ़ाते पढ़ाते अनाउंस कर देंगे। अभी लोगों को बोला है कि सब अपना अपना टाइम हम सेट करें, कि जैसे कि यहाँ 1 घंटा का टाइम कहीं निकल सके, 1-1.5 घंटे का टाइम। चलिए, अभी जो बात कर रहा था, अब सेल इन यूज़, तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं, वर्क डन बाई नॉन इलेक्ट्रिकल, ये एन क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल, तो ये होता है क्यूई, और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल ये होता है क्यूई। मतलब आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल के अंदर एक एनर्जी होती है ना, केमिकल एनर्जी, और उस एनर्जी की अपनी फील्ड होगी, और उस फील्ड को हमने कह दिया नॉन इलेक्ट्रिकल। तो जो नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क करेगा चार्ज क्यू को चलाने में, तो वो क्यू ई होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और वो जो वर्क करेगा वो पोटेंशियल लाएगा, तो क्यू ई हो गया। अब एक क्यू ई है और एक क्यू ई है। अगर हम सेल को यूज़ में लिए हैं, मतलब सेल हम सर्किट में लगा दिए हैं और वो अपना काम कर रहा है, ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है, ये वाला एक इलेक्ट्रोड है, और एक ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको आपने ऐसे लगा दिया, ये स्विच कनेक्ट हो गया, स्विच क्लोज हो गया। तो उस कंडीशन में आपको मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव आयन है, इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई एन माने नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई माने इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इधर जो फोर्स लगेगा बच्चों लोग, इधर की तरफ, ये फोर्स होगा एफ ई, और इधर की तरफ एफ एन। यहाँ पे नेगेटिव अगर है तो इधर की तरफ एफ ई और इधर की तरफ एफ एन। जब हमने स्विच को क्लोज किया, आफ्टर स्विच क्लोज्ड, तो आपको बताया था कि जब स्विच को क्लोज करोगे तो केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, और जब केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाएगा तो जो फोर्स है नॉन इलेक्ट्रिकल वो ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर पॉजिटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, और नेगेटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो जब करंट फ्लो करता है सेल के अंदर, तो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलेगा, और नेगेटिव आयन नेगेटिव की ओर चलेगा। अब पॉजिटिव आयन जब पॉजिटिव की ओर आ रहा है, तो उसका अपोज किसने किया, किसी ने अपोज किया। ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये तो अपनी ओर ले जाएगा, तो जब फील्ड की ओर वो ले जाएगा, जिधर वो जा रहा है, वो तो वर्क कर रहा है ले जाने के लिए, और एक उसका अपोज कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये वाला जो एफ ई है, ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वर्क यहाँ पे 2 हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा और एक नॉन इलेक्ट्रिकल करेगा। तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्या करेगा, वर्क करेगा जिससे कि करंट आए, और इलेक्ट्रिक वर्क क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो जहाँ पर भी अपोज होता है, तो अपोज होने से क्या होता है, फ़ायदा, लॉस होगा। तो जहाँ भी अपोज होगा क्या होगा, एनर्जी में लॉस होगा। और अगर एनर्जी में लॉस हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कारण है कि एनर्जी का लॉस हमें समझ आएगा।
तो जो बच्चों यहाँ पे लॉस हुआ, एनर्जी में लॉस हुआ, लॉस इन एनर्जी, आप बताइए वो कितना होगा? वर्क डन नॉन इलेक्ट्रिकल माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिकल। समझ आ रहा? क्योंकि वो भी कंजर्वेटिव है और वो भी कंजर्वेटिव है। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो कोई लॉस नहीं था, जीरो हो जाता। अगर ये भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है, तो फिर दोनों में जो अंतर आ रहा है, वर्क के डिफरेंस जो आ रहा है, वो आ क्या रहा है? वो एनर्जी का लॉस आ रहा है। तो हम लॉस कैसे समझेंगे? मैंने बोला कि 100 जूल तुमने किया, 75 जूल तुमने किया, तो 25 जूल कहाँ गया? तो बोला जाएगा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो वो क्या है? लॉस। और अगर 100 जूल इसने भी किया और 100 जूल उसने भी किया, तो नेट वर्क डन जीरो हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई किसी तरह का लॉस वॉस नहीं हुआ। मेरा फिलासफिकल बात समझ आ रहा है? क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर अगर दोनों है तो फिर लॉस नहीं होना चाहिए, और अगर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है, आलस्य है, तभी तो ना। जब मैंने भी वर्क किया और आपने भी उतना ही कर लिया तो 100% रिजल्ट तो वही है। इसका मतलब मैंने जितना बताया उतना आपने नहीं पढ़ा, कुछ आप आलस्य में डुबो दिया तो चौपट हो गए, वही तो लॉस है ना। ऐसे यहाँ पर भी है। तो बच्चों ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो होगा QE, और जो इलेक्ट्रिकल है वो होगा QV, और जो एनर्जी का लॉस है ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ हीट। और H बराबर होता है I² RT। यहाँ पे सेल के अंदर कोई रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगाया है, तो फिर उसके अंदर लॉस क्यों हुआ? तब समझ में आया कि इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमें नहीं समझ आ रहा है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लिया, उसका कारण आप पहले ही समझ गए हैं कि लोकल एक्शन है, पोलराइजेशन है, यही दो कारण होगा, यही दो घटना हो रहा होगा। अगर ये दो घटना हो रहा है तो लॉस होगा, और अगर ये दो इवेंट ना होता तो कोई लॉस ना होता। अब यहाँ पे बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे I² RT बराबर Q का मान IT और E-V। यू कैन कट दिस टू, I भी कैंसिल ही हो जाएगा। तो E-V बराबर IR, तो V बराबर कितना आया? E-IR। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। V = E-IR, जहाँ पे V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है, E क्या है? EMF है, I क्या है? सर्किट में कितनी करंट है, स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। बोलिए। जितना वर्क डन इलेक्ट्रिकल है अगर उतना ही नॉन इलेक्ट्रिकल हो जाए तो लॉस कितना हो जाएगा? जीरो। और अगर उतना नहीं है, अंतर है, तो लॉस है। नॉन इलेक्ट्रिकल से आ रहा तो इलेक्ट्रिकल उसमें इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब वो नॉन इलेक्ट्रिकल से आ रहा है कि दोनों से आ रहा है? अगर नॉन इलेक्ट्रिकल से आता तो इलेक्ट्रिकल ना होता। क्यों? अगर वो नॉन इलेक्ट्रिकल से आता तो इलेक्ट्रिकल ना होता। इलेक्ट्रिकल है कि नहीं? चाहे सपोर्ट करे चाहे अपोज करे, है ना? तो फिर वो दोनों से आ रहा है, एक से तो नहीं आ रहा है। बात समझ गए? और दोनों के इफेक्ट से आ रहा है। चलो बच्चों, ये V = E-IR हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से भी समझते हैं, जो इतना बड़ा सेल हमने बनाया है उसको सर्किट बनाएं तो उतना बड़ा बैटरी इलेक्ट्रोड नहीं लगाते, हम सिर्फ ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये इसका EMF हो गया, जो मेन टर्म है EMF, और यहाँ पे स्मॉल r माने इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इसी पे लगा दिया। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है जो कैपिटल R वहाँ जोड़े हो ना आप, वो कैपिटल R यहाँ पे है, ये हो गया। अब इसमें करंट अगर I फ्लो करे तो हम इसमें किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वो तो मैंने मैकेनिकल कैलकुलेशन से निकाला। इसी को आप सर्किट से दिखा सकते हैं, सर्किट में ऐसे बनाया। आप जरा किरचॉफ लॉ बताना, यहाँ से, यहाँ शुरू करेंगे, -IR इधर ही आ रहा है,
माइनस आई स्मॉल आर प्लस ई बराबर 0। इस आई आर को उधर शिफ्ट करो तो ई माइनस आई आर बराबर आई इंटू आर, और जो आई इंटू आर है ना यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ये सेल के 2 टर्मिनल हैं यहाँ पे, और इसके बीच में ये रजिस्टर आपने लगाया है, तो उसे बोलते हैं टर्मिनल पे कितना वोल्ट आया, तो उसी का नाम क्या पड़ा, टर्मिनल वोल्टेज, जो वहाँ पे V लिखा है। तो उसी तरह से E माइनस आई आर बराबर आप V लिख सकते हैं। समझ नहीं आया क्या बच्चों, ये बात है। चाहे आप वैसे बता दो, चाहे आप ऐसे बता दो, तो जैसे मन आए वैसे बता दो, बस नाम इसका लिख लिया जाए कि ये क्या है। V क्या है, V का नाम एक बार, V क्या मैंने बोला, V कौन सा वोल्टेज है, टर्मिनल, क्योंकि सेल को जिन 2 पॉइंट के बीच में लगाया उसी को टर्मिनल कहते हैं, और उस पर कितना वोल्ट जनरेट है सेल लगाने से, वो टर्मिनल वोल्टेज है। तो टर्मिनल वोल्टेज है। ई माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसमें जो कैलकुलेशन हो रहे हैं, अब जो कैलकुलेशन हो रहे हैं उसको जरा एक बार सुनो बच्चों। इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, करंट आई का मान बताना। आई बराबर कितना होगा, आई निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट बराबर क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ तो एक ही बैटरी है तो ई हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस माने स्मॉल आर प्लस आर हो गया। ये लिखा मैंने। इसके बाद फिर नीचे लिखा, इसके आगे अब आप लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज, बच्चों बताना टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। आई का मान तो हमने निकाला, अब टर्मिनल वोल्टेज आप अपने मन में सोचो, बताओ क्या लिखवाओगे। तो V बराबर अगर पूछा जाए तो V बराबर आई आर, अगर आई करंट आर रजिस्टर में जाएगा तो V बराबर आई आर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो V बराबर आई आर लिख दिया। अब I इंटू आर, आई का मान ये ऊपर लिखा है, तो E अपान स्मॉल आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर, ये हो गया। ये भी V का मान है, ये भी और ये भी एक ही है, ये वाला वो वाला सब बराबर है। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, लिखो कुछ न कुछ लिखो और कुछ लिखते रहो बच्चों, अब आगे बताते रहो। अब हम यहाँ पे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपान कैपिटल आर लिखें तो यू नो ई अपान बी। तो ईएमएफ और वोल्ट का रेशियो क्या होगा, ईएमएफ है तो कुल रेजिस्टेंस और वोल्ट जहाँ है वहाँ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर ईएमएफ एंड वोल्ट रेशियो। समझ आया। अब मान लो कि कोई ऐसा भी कभी सवाल पूछ ले कि इतना रेजिस्टेंस है उतना रेजिस्टेंस है, टर्मिनल वोल्ट इतना है तो ईएमएफ कितना है, तो रेजिस्टेंस का सम कर देना स्मॉल आर कैपिटल आर, तो वो तो ईएमएफ के इक्विवेलेंट हो गया, और जिस पे वोल्ट आया लोड रेजिस्टेंस वो वोल्ट के इक्विवेलेंट हो गया। इसको डिवाइड कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये सब काम आता है, ये सब जल्दी से सवाल लगा देगा, नहीं वहीं पे खिचड़ी पकाते रह जाओगे, जल्दी से आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद फिर आसान और कर सकते हैं आप, स्मॉल आर अपान कैपिटल आर प्लस 1 बराबर ई अपान बी, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। और जब इतना सब लिख ही लिए हो तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बराबर ई अपान वी -1 हो गया, और बच्चों स्मॉल आर का मान हुआ
E upon V minus 1 into capital R. How can you measure internal resistance of cell? How can you get what will be internal resistance by using this equation? अब अगर ये आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ ले तो ये फार्मूले का यूज़ कर लेना। एक सवाल यहाँ पे पूछ ही लेता हूँ, एक क्वेश्चन नोट करेंगे। बच्चों यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, देखो ये कोई बैटरी है और इसका 10 वोल्ट है और ये 10 ओम है और यहाँ पे स्मॉल आर हम लोगों से पूछा गया है और इस पे वोल्ट दिया है 6 वोल्ट मिल रहा है। तो पूछा है कि इफ़ वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम इक्वल टू 6 वोल्ट देन व्हाट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना होगा उसे निकालना है। तो ये ई का मान है 10 वोल्ट, तो स्मॉल आर कितना होगा निकाल लो, देख लो कितना आ रहा है, 20/4 आ रहा है। ट्वेंटी बाई 3 आया, देखो कहाँ वो ढुलक रहा है। तो स्मॉल आर का मान कितना आ गया बच्चों, 20/3 आ गया, 20/3 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों का ये काम हो गया। देखो बैटरी का डिस्चार्जिंग का कहानी तो कंप्लीट हो गया। अगर सेल यूज़ में है तो सेल का चार्जिंग हो रहा है कि डिस्चार्जिंग? यूजुअली मतलब दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस में जो बोलते हैं वो डिस्चार्जिंग ही बोलते हैं। तो सेल इन यूज़ का मतलब हम डिस्चार्जिंग ही समझते हैं, तो पर इसका स्पेशली हम डिस्चार्जिंग ही बोलें, सेल इन यूज़ नहीं बल्कि डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है ये। अब अगर ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है तो फिर चार्जिंग भी होगा। अब बच्चों चार्जिंग ऑफ सेल, अब सेल को चार्ज करना है। चार्जिंग का मतलब क्या है, उसको उसमें से एनर्जी निकालना है कि एनर्जी देना है? एनर्जी देना है। तो एनर्जी देने का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, पॉजिटिव को किससे? पॉजिटिव से। और अगर उसको डिस्चार्ज करना है तो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो। हाँ यही मतलब है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो तो उसमें एनर्जी आएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, जैसे को तैसा। अगर कोई गड़बड़ है तो उसके आँख में आँख मिला के बोलोगे तुम गड़बड़ है तो ये काम करता है इसलिए तुम्हें पीट रहा हूँ, सुधर जाएगा। समझ गए? तो जैसे को तैसा माने प्लस को प्लस से जोड़ दो, माइनस को माइनस से जोड़ दो। इग्नोरेंस करने का मतलब है लॉस, और इग्नोरेंस नहीं करना है, हर चीज़ पे आपको सोचना है और उस पर कंसीडर करके उस पर काम करना है। तो इसका मतलब है कि क्वालिटी आ रही है। तो बच्चों यही यहाँ पे एक थोड़ा फिलासफिकल मीनिंग है। और हम अपने थ्योरी पे जाएं तो सेल की चार्जिंग कैसे बताएंगे वो बता रहा हूँ। अगर आपको सेल चार्ज करना है तो ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दो और एक्सटर्नल सोर्स वही चार्ज कर पाएगा जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा बैटरी के ईएमएफ से। तो और यहाँ पे बच्चों प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस टर्मिनल से ही जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने कनेक्ट किया ना वो वोल्ट कितना है, V है, और करंट इधर से चलेगा इधर की तरफ, ऐसे जाएगा। अब करंट I फ्लो कर रही है, राइट। अब इसमें आपको किरचॉफ लॉ लगाना है। कहीं से लगा दो, यहीं से लगा दो, यहाँ से चलो, यहाँ से चल के आगे जाना है। यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सभी लोग बताना, बोलिए, मैं लिखूँगा। माइनस आपने बोला, माइनस ई, शाबाश, आगे माइनस IR, फिर आगे प्लस V बराबर 0। तो V बराबर क्या हुआ, E प्लस IR। तो जब चार्जिंग हो गया तो V बराबर E प्लस IR, और डिस्चार्जिंग हो गया तो V बराबर
ई माइनस आई आर। समझ गए? तो व्हेन वी यूज ई प्लस आई आर, व्हेन वी यूज ई माइनस आर, इट इज़ क्लियर नाउ। चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में क्या होगा, ये बात हो गई। अब बच्चों एक सवाल आप लिखेंगे, ये एक V को लिखना तो आ गया, टर्मिनल वोल्टेज को निकालना तो आ गया ना आपको। अब एक सवाल को लिखते हैं। देखो यहाँ पर एक बैटरी है, इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा एक बैटरी है, उसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। और एक हमने लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है कैपिटल R, और इसको मैंने कनेक्ट कर दी यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे बच्चों, R1 और R2 में रिलेशन है, विच रेजिस्टेंस इज मोर। सेल के EMF तो इक्वल है, लेकिन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। R1 ज़्यादा है, R2 कम है, और ये लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पूछा है कि किसी एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाए, क्या हो जाए, टर्मिनल वोल्टेज 0 किसी एक सेल का, तो हम कितना रेजिस्टेंस लगाए थे, कैपिटल R कितना था, जिससे कि किसी एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गया। तो रिक्वायर्ड लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R फॉर विच टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एनी वन सेल become 0। required resistance capital R for which terminal voltage of any one cell become 0। any one cell become 0। तो क्वेश्चन दिया है कि कैपिटल R का क्या मान हो कि किसी एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाए। वैल्यू ऑफ R फॉर विच टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एनी वन सेल बिकम 0। अब इस सवाल का आंसर देना है। बोलो। ठीक, देखो एक आंसर बताया गया है R1 माइनस R2। मैं निकालता हूँ, देखता हूँ किसका आंसर सही है। अश्विनी आपने बताया, क्या बताए थे? अच्छा, बच्चों देखो इसका आंसर हम कैसे निकाल पाएंगे उसको